Hello friends, today we will discuss a numerical problem on the revised simplex method. Okay, so this is our numerical problem using revised simplex method. Solve the following LPP. Okay, this is a minimization problem. So far we also convert this problem into a standard form, that is maximization problem, and then we will solve it. And then again we find the minimum value of z. Okay, so the problem can be converted as, सबसे पहले हमने क्या किया इसमें कि देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटीज हैं, तो सबसे पहले दोनों में एक एक सरप्लस वेरिएबल्स ऐड हो चुके हैं, x3 एंड x4 सरप्लस वेरिएबल है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो सिस्टम है, कंस्टेंट सिस्टम, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रही है। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों के अंदर एक एक आर्टिफिशियल वेरिएबल xa1 एंड xa2 भी ऐड कर लिया, तो ये हमारा सिस्टम चेंज हो चुका है। ओके, और ये हमने क्या किया, तो z है उसको नया नाम दे दिया x0 और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में चेंज कर दिया बाय चेंजिंग द प्राइसेस, by changing the sign of the prices. ओके, तो प्राइसेस नेगेटिव होगी, तो अब ये जो z की वैल्यू थी वो मैक्सिमाइज ऑफ x0 में कन्वर्ट हो चुकी है ऑफ दिस। ओके, so here what was written, x3 and x4 are surplus variables. Okay, so x3 and x4 are surplus variables. Okay, x7 x2 are artificial variables and the problem is converted into a maximization problem. Okay, हमने क्या किया है अब कि नेमिंग को आसान करने के लिए, समझने के लिए हमने क्या किया, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनको नाम दे दिया x6 एंड x7। ओके, 6 एंड 7, और अब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को टैकल करने के लिए टू फेज मेथड का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इनका जो फेज 1 के अंदर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है, दैट इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, उसको एक नया वेरिएबल x5 बना लिया। जो z स्टार होता है वो यहाँ पर x5 एक्ट कर रहा है एज z स्टार। ओके, हमारा सिस्टम ये कन्वर्ट हो चुका है। 6 और 7 हमने xa1 और xa2 को नाम दे दिया है और x0 हमारा z को नाम है। ओके, तो पूरा सिस्टम इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम कोफिशिएंट एक मिनट के लिए कंपेयर करके देखें तो हमारी वैल्यूज क्या होंगी। हमारे यहाँ से x0 का कंपेयर करके देखें तो इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 1, इसमें 0, इसमें 0, 0, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली कॉलम E1। वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड है, हर क्वेश्चन में वही रहती है, उसको बोलते हैं A02, वो हमेशा सब में E1 ही रहती है। फिर x1 का कोफिशिएंट, x2 का, x3 का, 4 का, 5 का, 6 का एंड 7 का। तरीके से मैंने सभी के कोफिशिएंट लिख लिए और ये जो राइट साइड में जो b होता है उसकी वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिख ली है। ओके, तो अब हम सबसे पहले इनिशियल बेसिस मैट्रिक्स बनाएंगे। अब कितने ऑर्डर का किस सिस्टम हो चुका है, 1, 2, 3 और 4, तो अब हमारा जो इनिशियल बेसिस मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, 4 ऑर्डर की। मतलब मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 4 कॉलम्स चाहिए, E1, E2, E3 एंड E4। ओके, ध्यान से देखिए, E5, A6 एंड A7 इसमें तो रखी है E1, E2, E2, E3 एंड E4, और E1 किसमें थी, अबाउट x0, जो मैं यहाँ पे लिखा नहीं है। तो हमारा जो इनिशियल बेसिस मैट्रिक्स है उसमें क्या क्या आ जाएंगे, x0 आएगा, x5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा, क्योंकि 5, 6, 7 के अबाउट ही ये वैल्यूज हैं। तो उस केस में जो बेसिस मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो किस हिसाब से होती है, वो इस हिसाब से होती है, ये वैल्यू x0 के अबाउट, ये x5 के अबाउट, ये 6 और 7 के अबाउट ये वैल्यूज आ गई, और यहाँ पर उनके कोस्ट्स लिखे जाते हैं माइनस ऑफ CB स्टार। ठीक, तो ये हमारा बेसिस मैट्रिक्स बना। इसका जब इनवर्स कैलकुलेट किया तो ये इसका इनवर्स आया। ठीक है, सिंपली कैलकुलेट करने से इनवर्स आ गया, और इनवर्स के बाद में हमने इसका बेसिक सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन वो क्या होता है, B इनवर्स B होता है, तो P2 इनवर्स B से कैलकुलेट किया, दोनों की वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन आ चुका है। तो पहली टेबल में लिखने लायक क्या आ चुका है कि मेरे पास अब कोफिशिएंट आ चुके हैं जो किसमें है, B2 इनवर्स में रखे हुए हैं,
और एक सॉल्यूशन आ चुका है। तो मेरी जो टेबल है, फर्स्ट टेबल लिखूंगा तो उसमें क्या हो जाएगी, मेरे को ये वैल्यूज मिल जाएंगी। x0, x5, x6 और x7 आएंगे हमारे बेसिस में। उसके अबाउट ये कोफिशिएंट्स हो गए उनके, और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन की वैल्यू। ओके, अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा वेक्टर अब यहां से एंटर करेगा नया, और किसकी जगह एंटर करेगा। तो नया वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या चेक करते हैं हम, जेड माइनस सी जे। ओके, जेड माइनस सी जे की वैल्यूज रखी हुई हैं, और जोन सा एंटर करेगा उसके जो कोफिशिएंट होंगे, उसके अबाउट जो कोफिशिएंट वो होंगे वाई के की वैल्यूज। इसलिए हमने अभी स्टार्टिंग में वाई के को नहीं लिखा, क्योंकि वाई के हर बार नेक्स्ट टेबल के हिसाब से काउंट होता है। तो इनकी ये जो टेबल आई है, अब ये टेबल बताएगी मेरे को वाई के की वैल्यूज। और फेज 1 चल रहा है अभी। फेज 1 में क्या है, x5 को मैक्सिमाइज करना है। तो x5 के अबाउट कौन सी रो है, सेकंड रो है ये, 0 1 -1 -1। ओके, सिर्फ इतनी। तो ये सेकंड रो को मैं correspondingly एजेज, हर एजेज जो मैंने पहले डिफाइन किया है, हर एजे, ये जो एजेस डिफाइन है, इन सभी एजेस के साथ में मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा। और मेनली उनके साथ में करूंगा जो बेसिस में नहीं है, क्योंकि जो बेसिस में है उनके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो जीरो ही होती है। ओके, और अभी फेज 1 में कर रहा हूं, तो मैं वैल्यू को किससे डिनोट करूंगा, जेड जे माइनस सी जे की बजाय लिखूंगा जेड स्टार माइनस सी स्टार। ओके, सी जे स्टार। तो ये मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए, सभी को मल्टीप्लाई किया। तो मिनिमम वैल्यू किसकी आई, Z2 माइनस C2 स्टार की मिनिमम वैल्यू आई। इसका मतलब जो x2 वेरिएबल है, x2 मतलब जिसके कोरस्पोंडिंग वेक्टर कौन सा है, A22, ये हमारा बेसिस में एंटर करेगा। और ये एंटर करेगा तो yk2 की वैल्यूज क्या होंगी, B2 इनवर्स A2। इसको मल्टीप्लाई किया, ये yk2 की वैल्यूज होंगी 2 -6 5 एंड 1। ठीक, और जब ये वैल्यूज होंगी तो मेरी टेबल क्या हो जाएगी, टेबल में ये कंप्लीशन हो जाएंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे yk2 की वैल्यूज भी आ जाएंगी। जब ये वैल्यूज आते ही देखिए क्या है, इन दोनों को तो चेक ही नहीं करना, अब थीटा कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब हमें चेक करना है कि कौन सा वेक्टर मेरे को लीव करना है। तो x0 और x5 तो हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि x0 और x5 को तो छोड़ना ही नहीं, x5 को तो चेक करना मैक्सिमाइजेशन के लिए, और x हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो बात यहाँ पर आएगी इन दोनों के केस में। यहाँ ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो दोनों के केस से चेक कर सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 2। ओके, तो मिनिमम कौन सा है 6/5। तो इसका मतलब हो गया कि नेक्स्ट टेबल के अंदर x6 की जगह x2 आ जाएगा, और उस हिसाब से चेंजेस आ जाएंगे। तो ये जो 5 था, 5 ये क्या हो गया इसके लिए, अब मतलब इस टेबल के लिए 5 क्या हो गया, फिर पाइवोट एलिमेंट हो गया, क्योंकि ये हमने लिख रखा है A2 के कोफिशिएंट, और ये हो गए वो A6 के कोफिशिएंट, और वही दोनों है, एक लीव कर रहा है और एक एंटर कर रहा है। तो ये हो गया, ये पाइवोट एलिमेंट हो गए। अब पाइवोट एलिमेंट हो गए तो नेक्स्ट टेबल लिखेंगे। तो नेक्स्ट टेबल में क्या होगा, जो x2 की जो रो होगी उसकी सारी एंट्रीज तो क्या हो जाएंगी, ये जो गिवन एंट्रीज है इस टेबल में, इन सबको 5 से डिवाइड कर देना। ओके, सिर्फ एक चीज आप सबको ध्यान जरूर रखनी है कि नेक्स्ट टेबल में यहीं तक लिखना है, yk2 फिर दोबारा से z माइनस चीजें के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा, लेकिन यहाँ तक लिखना है। ओके, और ये जो बाकी चीजें हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की हेल्प से, जैसे कि ये 1 चेक करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस इस 0 की इस 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 5। ओके, इस फॉर्मूला से सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो हमारी नेक्स्ट टेबल होगी वो ये हो जाएगी, जिसमें मैंने ये सारी वैल्यू चेक कर ली। ये जो रो आई है ये आई है 5 से डिवाइड करने के लिए, और ये बाकी आई है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए। अब इसमें मेरे को कैलकुलेट करना है yk2 की वैल्यूज फिर से, कि अब मैं अब चेक करूंगा, क्योंकि देखिए मेरे को x5 को मैक्सिमाइज करना है, तो जब तक या तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन होल्ड हो जाए या x5 की वैल्यू 0 ना हो जाए, तब तक मेरे को फेज 1 में काम करते रहना है। तो x5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4/5,
0 नहीं है, तो मुझको भी इसमें काम करते रहना है। तो yk2 के लिए चेक करूंगा फिर से, मतलब zj माइनस ej स्टार की वैल्यूज फिर से चेक करूंगा। अब बेसिस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या बन चुका है, ये जो गिवन, ये जो चार जो बीटा नोट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 के जो कोएफिशिएंट्स से जो मैट्रिक्स बनेगी, ये हमारी बेसिस मैट्रिक्स का इनवर्स है। इस बार हर बार यही होता है। तो इस हिसाब से हमने चेक कैलकुलेट किया, तो क्या आया, Z1 स्टार माइनस C1 स्टार कैलकुलेट कर लिया। वही ये देखिए लास्ट टेबल में किससे कैलकुलेट करना है, चेक हमेशा इस सेकंड रो से ही करना है, क्योंकि अभी x5 को मैक्सिमाइज कर रहा है। तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करके देखा, तो सेकंड रो यही थी, 0.2 ही आएगा, 1/5 इक्वल्स टू 0.2। तो मल्टीप्लाई करके देखा, 1, 3 और 4 के लिए कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि 2 तो मेरा बेसिस में है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला कि 1 है, उसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है, 0.6 माइनस 0.6 आया, जो मिनिमम है फॉर 1। तो इसका मतलब नेक्स्ट टेबल में क्या होगा, A12 एंटर कर जाएगा, और A12 एंटर कर जाएगा तो इसके अबाउट Y12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये जो मेरा बेसिस मैट्रिक्स है, ये जो मेरा इसके इनवर्स, ये जो उसका इनवर्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा A12 से, यही है। तो ये जो इनवर्स था, इसको A12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू आई, ये वैल्यू किसकी आई, Y12 की वैल्यू आई, और फिर ये वैल्यू मैं टेबल में लिखूंगा और थीटा की पॉसिबिलिटी चेक करूंगा। ओके, तो ये वैल्यूज को मैंने नेक्स्ट टेबल में लिखी, ये एज इट इज, ये Y12 की वैल्यूज लिख दी। ओके, इन दोनों के लिए फिर से वही बात, थीटा की पॉसिबिलिटी चेक की, इसके लिए आया 6/2 = 3, इसमें आया 4/3, तो मिनिमम कौन सा हुआ, 4/3। इसका मतलब x7 है वो मेरा क्या करेगा, लीव करेगा। x7 लीव करेगा और x1 एंटर करेगा, तो पाइवोट एलिमेंट कौन सा हो गया, 3/5। ओके, 3/5 हो गया। तो अब नेक्स्ट टेबल पे मूव करना है, तो नेक्स्ट टेबल पे भी फिर वही तरीके से मूव करेंगे। ये जो एंट्रीज है यहाँ तक 4/5 तक, इनको तो हर एंट्री को 3/5 से डिवाइड करके लिख देंगे, और बाकी सबको वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल 1 के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस दिस 0 इंटू मल्टीप्लाइड बाई दिस डिवाइड बाई दिस। इस फॉर्मूला से हर एलिमेंट को हम चेक कर लेंगे। बस मेरे को y2 कैलकुलेट नहीं करना है, हमेशा ये जरूर ध्यान रखना है y2 को छोड़ना है, उसके लिए तो zj माइनस cj ही चेक करना पड़ेगा। इसके लिए इसमें क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टेबल क्या हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टेबल ये हो जाएगी, जो चेक कर लिया वैल्यू चेक की, तो ये मेरी नेक्स्ट टेबल हो गई। ओके, तो इस टेबल में मैंने क्या देखा, अभी मैं सॉल्यूशन की वैल्यूज भी आता हूं, अगर 0 हो गया तो मैं रुक जाऊंगा। तो मैंने देखा x5 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0। इसका मतलब मेरा जो x फेज 1 है वो खत्म हो चुका है। फेज 1 के लास्ट में मेरे को ये सॉल्यूशन मिला है और ये कोफिशिएंट मिले हैं। फेज 1 मेरा खत्म हो चुका है, यहाँ पर x5 की वैल्यू 0 होते ही फेज 1 एंड हो चुका है। ओके, तो अब मूव करेंगे फेज 2 के ऊपर, और फेज 2 में भी काम वही करना है। अब तक हम चेक कर रहे थे zj स्टार माइनस cj स्टार, क्योंकि हम x5 को मैक्सिमाइज कर रहे थे। अब फेज 2 में हमें क्या करना है, x0 को मैक्सिमाइज करना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे zj माइनस cj। ओके, और वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, पहले सेकंड रो को aj से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब सेकंड की बजाय फर्स्ट रो को aj के साथ में मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो जो चेक किया, फर्स्ट रो ऑफ इनवर्स को चेक करेंगे, तो 1 और 2 तो मेरे बेसिस में है, ये देखिए 2 और 1 तो थे ही, तो बाकी के लिए मैंने चेक किया, तो क्या आई मेरी zj की वैल्यू, zj माइनस cj की, z3 माइनस c3 की वैल्यू 1/3 और इसकी वैल्यू भी 1/3। तो मतलब जो सारे zj माइनस cj थे वो पॉजिटिव आ गए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गए। इसका मतलब ऑप्टिमलिटी कंडीशंस होल्ड हो चुकी हैं, सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है यहाँ पर। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू क्या हो गई, ये एक्स भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन की वैल्यू हो गई, और ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ जेड आ चुकी है, जो ऊपर टेबल में कैलकुलेट हो गई थी, कितनी, ये जो लिखा है ये -8/3। ओके, लेकिन एक चीज बस इतना ध्यान रखो कि ये आई है मैक्सिमाइज ऑफ x0 की वैल्यू इन -8/3, लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है मिनिमम ऑफ z, तो वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम ऑफ x0।
वो क्या हो जाएगा 8/3। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। थैंक यू।